हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को किस तरीके से बनाते हैं। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम सीखेंगे कि आगे की अकाउंटिंग इक्वेशंस को किस तरीके से बनाया जाए। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। हम उनका इफेक्ट देखेंगे और उनको रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बहुत इजी चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग भी है, जैसा कि मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को लगा भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जरा रीकैप में ले चलता हूं, बताता हूं गेम के रूल्स, कि हमारी गेम के रूल्स कुछ इस तरीके से हैं। ध्यान से देखना मेरी बात को और समझने की कोशिश करना। यह चीज हमने लास्ट क्लास में भी सीखी थी। हमने एक इक्वेशन बनाई थी कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, है ना। यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। और हम लोगों ने देखा था कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन का इन तीनों के ऊपर, तीन में से दो के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और कभी कभी तीनों के ऊपर भी पड़ता है। तो चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास रेवेन्यू होता है एंड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है जी, रेवेन्यू मतलब इनकमिंग और एक्सपेंडिचर मतलब आउटगोइंग, या फिर हमारे पास में होती है इनकम। आप इसको इनकम भी कह सकते हैं रेवेन्यू को। तो अगर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होते हैं तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा? इफेक्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, और अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कैपिटल होता है, यानी कि हमने फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है, या फिर हमने कुछ ड्राइंग्स कर ली। ड्राइंग समझते हो ना, कैपिटल को विड्रॉ करना। तो इंक्रीज या डिक्रीज होता है कैपिटल का, तो उसके ऊपर किस पे इफेक्ट पड़ेगा सर? कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है इन लाइबिलिटीज, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? लाइबिलिटीज पे पड़ेगा। ठीक है, और अगर इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है इन एसेट्स, तो उसका इफेक्ट जाहिर सी बात है एसेट्स पे पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ गेम के कुछ रूल्स थे जो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे और मैंने आप लोगों को आज दोबारा से बताए हैं। तो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन और देखते हैं कि क्या है आज हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, देखिएगा, मैंने आप लोगों के लिए पेज नंबर 5.6 पे, आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का 5.6 पेज पे इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है। ठीक है, और ये पहले आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको ये क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे। जी हां, देखिएगा बच्चों, लिखा हुआ इलिस्ट्रेशन नंबर 2 में कुछ इस तरीके से, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि ये क्या है? हमारी कैपिटल है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹18,000, इसका इफेक्ट भी देखेंगे। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500 और परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश 20,000। ठीक है, आप देख सकते हैं ये केवीएस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसके इफेक्ट देखते हैं और चेक करते हैं कि हमें यह क्वेश्चन किस तरीके से करना है।
देखिए, सबसे पहले तो आप, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया ही था फॉर्मेट के बारे में, कि हम फॉर्मेट किस तरीके से बनाएंगे। फॉर्मेट को हम एक इक्वेशन के वे में बनाएंगे, और इक्वेशन क्या होगी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, तो हमें यही करना है आज। जी हां, इस तरीके से। अब देखिएगा हमारे पास में क्या दिया हुआ है, जैसा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। अब एक बात बताओ कि इसका इफेक्ट कहां पड़ेगा। हमने ना कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है, कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर हमने कैपिटल डाल दी है, तो इसका मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, डबल एक्शन होगा। डबल एक्शन किस तरीके से, एक तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आज से पहले तो थी ही नहीं, और दूसरी तरफ से हमने कैश में कैपिटल डाली है ना, तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कैश क्या है हमारे, एसेट्स, और कैपिटल में भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, तो ये जो सिस्टम मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, इसके अंदर हम फिल करते हैं। यह है हमारा सीरियल नंबर 1। मैंने सीरियल नंबर 1 बोल दिया है ट्रांजैक्शन को, आप इसको 1 लिखिएगा। और यहां पे मैं लिख देता हूं इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चों, और एसेट्स का मैंने जो कॉलम बनाया हुआ है, उस एसेट्स के कॉलम के अंदर हमारे पास में एक चीज बढ़ गई है आज, वो है कैश। कितने का अमाउंट बढ़ गया है, वो है 70,000 रुपीज। और कैपिटल में कितना बढ़ गया है, कैपिटल में भी 70,000 बढ़ गया है। ठीक है, तो 70,000 और 70,000 दोनों तरफ इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। अब देखिए बच्चों, क्रेडिट परचेज, ये है नंबर 2, इफेक्ट नंबर 2। हमने क्या किया, क्रेडिट पे परचेज किया, क्रेडिट परचेज। अब जब हमने उधार पे सामान खरीदा है, हमने क्या, उधार पे सामान खरीदा है, उधार पे सामान खरीदा है, मैं लिख देता हूं पूरा, उधार पे सामान। ठीक है, तो उससे क्या होगा, दो इफेक्ट पड़ेंगे। एक तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा हमारा कैश जो है, सॉरी क्रेडिट, क्योंकि हमने उधार पे खरीदा है ना, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्रेडिट बढ़ जाएगा। और क्रेडिट को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे हमारे। और क्रेडिटर कितने के इंक्रीज हो जाएंगे, ये अमाउंट जितना दिया होगा, दैट इज 18,000। अब एक बात बताओ, स्टॉक क्या है हमारा, एसेट है, और क्रेडिटर्स क्या है हमारे, लाइबिलिटी है। तो एक तरफ तो स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा यानी कि एसेट में, और दूसरी तरफ क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटीज में इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। मैंने क्रेडिट पे कोई सामान खरीदा, और साथ ही मेरे पास में क्या बढ़ गया, स्टॉक। तो यहां दूसरी चीज जो है वो है स्टॉक। स्टॉक कितने का बढ़ गया, 18,000 रुपीज का। 18,000 का मेरा स्टॉक बढ़ गया, और साथ ही मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी को मैं क्या नाम दे सकता हूं, क्रेडिटर बोल सकता हूं। तो मैं यहां लिख देता हूं क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, 18,000 रुपीज के। ठीक, तो एक तरफ से मेरे क्रेडिटर इंक्रीज हो गए, और दूसरी तरफ से मेरा स्टॉक इंक्रीज हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको लाइन लगा करके और टोटल करूंगा मैं इसका, यानी कि चेक करूंगा कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है। ठीक है,
तो देखिएगा यहां पे मेरे एसेट्स का टोटल कितना है, कैश 70,000 और प्लस मेरा स्टॉक 18,000, यानी कि अगर मैं टोटल करता हूं तो कितना आ जाता है 88,000। और दूसरी तरफ इज इक्वल टू कैपिटल कितना है 70,000 और मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं 18,000। तो अगर मैं कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल करता हूं तो ये भी क्या जाता है 88,000। इसका मतलब मेरी इक्वेशन बिल्कुल सही काम कर रही है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट 17,500। चलो अब इस चीज को देखते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या दरअसल। देखो जी, हमारे क्रेडिटर्स कितने के थे, जिनसे हमने क्रेडिट पे सामान परचेज किया था, क्रेडिट पे सामान परचेज किया था उनको हम कहते हैं क्रेडिटर्स, और जिनको हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं उनको हम कहते हैं डेटर्स। तो जिनसे हमने पैसा लेना होता है वो होते हैं डेटर्स, और जिनको हमने पैसा देना होता है वो कौन होते हैं, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अभी मेरे क्रेडिटर्स कितने थे, अभी मेरे क्रेडिटर्स 18,000 थे, मैंने अभी पिछले एंट्री में जो देखा। अब मैंने ना क्रेडिटर को पेमेंट कर दी, क्रेडिटर पेड कितने के, मैंने 17,500 मैंने पे कर दिया। और एक्चुअल क्रेडिटर्स कितने के थे, एक्चुअल क्रेडिटर्स जो थे बच्चों वो थे 18,000 के, यानी कि मैंने किसी को 18,000 देने थे और दे कितने दिए 17,500। इसका मतलब क्या हुआ सर कि 500 के पैसे मैंने अभी और देने हैं। इसका ऐसा मतलब ही होता कि 500 रुपए और देने हैं, लेकिन यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है भाई, फुल सेटलमेंट का जाहिर सा मतलब है कि क्रेडिटर जो है जिसने हमसे पैसे लेने थे वो 18,000 के बदले में 17,500 लेकर के ही सेटिस्फाई हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब हमारे को जो इनकम जनरेट हुई, एक तरीके से हमारा पैसा बच गया ना। पैसा बचना भी क्या है, एक तरह का रेवेन्यू है। रेवेन्यू इनकम कितनी हुई मेरी, रेवेन्यू इनकम मेरी 500 रुपीस की हो गई। अच्छा, अब देखो जब मैंने क्रेडिटर को पे ऑफ किया होगा तो मेरा कैश क्या हो गया होगा, डिक्रीज हो गया होगा, है ना। और मेरी क्रेडिटर्स की, जो मेरे क्रेडिटर्स हैं यानी कि मेरे जिनको मैंने पैसा देना था वो लाइबिलिटी भी मेरी डिक्रीज हो गई, है ना। क्रेडिटर्स भी डिक्रीज हो गए, आज के बाद पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और मेरी रेवेन्यू इनकम जनरेट हो गई, यानी कि मेरे प्रॉफिट्स बढ़ गए एक तरीके से। अब देखो प्रॉफिट्स बढ़ना किसके ऊपर जाएगा, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि अगर कोई रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर जाता है जी, कैपिटल के ऊपर। अब मेरे को रेवेन्यू जनरेट हुआ है कितने का, 500 रुपीस का। इसका मतलब ये मेरा कहां इफेक्ट करेगा, कैपिटल में। ये कहां इफेक्ट करेगा, कैपिटल में, ठीक है। और जो मैंने क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया था यानी कि मेरा कैश डिक्रीज हुआ था, वो क्या थे, मेरे एसेट्स पे इफेक्ट किया। कैश मेरा क्या होता है, एसेट होता है ना, ठीक है। और एक्चुअल क्रेडिटर्स मेरे क्या थे, ये मेरी लाइबिलिटी थी। यानी कि सर आप ये कह सकते हैं कि मेरा एक तरीके से एसेट भी कम हुआ, मेरी एक तरीके से लाइबिलिटी भी कम हुई, और मैंने कुछ इनकम भी जनरेट कर ली, कितने की, 500 रुपीस की। ओके, तो चलिए अब इन्हीं इफेक्ट्स को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, मैं यहां लिखूंगा बेटा सीरियल नंबर 3, थर्ड ट्रांजैक्शन है मेरी, और थर्ड ट्रांजैक्शन थी पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, तो मेरा कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कैश के कॉलम में मैं माइनस कर दूंगा, कितना माइनस करना है, 17,500, क्योंकि कैश तो मैंने 17,500 ही दिया है ना। अच्छा, और लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स में मैं डिक्रीज कर दूंगा कितना, 18,000, क्योंकि फुल सेटलमेंट में ले लिया था उसने। फुल सेटलमेंट में ले लिया था क्या मतलब है कि भाई मेरे को और पैसे इसको नहीं देने पड़ेंगे, और साथ ही मेरी कैपिटल के अंदर
कुछ इनकम जनरेट होने से इजाफा हो गया था 500। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं लाइन लगा करके इसकी इक्वेशन चेक करता हूं कि कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। ठीक है, आप भी चेक कीजिएगा बच्चों। तो ये हमने हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, पहली 2 ट्रांजैक्शन को छोड़ करके हर ट्रांजैक्शन के बाद मैं लाइन लगा करके इसको चेक करता हूं। अब चलो तुम भी चेक करो मेरे साथ में। भाई पहले कैश था 70,000 और आज उसमें से 17,500 डिडक्ट हो गए हैं, तो ये आ गया 52,500। और स्टॉक कितना है हमारे पास में 18,000 का 18,000 ही है, उसमें तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं। अच्छा, कैपिटल कितनी हो गई है मेरी 70,000 प्लस 500 यानी कि 70,500। और मेरे क्रेडिटर्स कितने हो गए हैं बच्चों, वो नील हो गए हैं। ठीक है, तो अब चेक करिए यहां का टोटल कितना है, कैपिटल और लाइबिलिटी का टोटल कितना है 70,500। क्या एसेट साइड का टोटल भी इतना ही है, बिल्कुल एसेट साइड का टोटल भी 70,500 ही है, यानी कि मेरी ट्रांजैक्शन बिल्कुल सही चल रही है। आगे चलते हैं, 4th पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अब देखो आगे क्या हुआ, हमने ना मशीनरी परचेज कर ली फॉर कैश। ठीक है, देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं। 4th हमारे पास में परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि बच्चों जब हम कुछ गुड्स परचेज करते हैं तो उसको हम स्टॉक में लेकर के जाते हैं, यानी कि जिन चीजों का हम बिजनेस करते हैं उनको हम स्टॉक कहते हैं, और जिन चीजों का हम बिजनेस नहीं करते, जो लॉन्ग रन में हमारे को फायदा देंगी या फिर जो हमारी एसेट्स हैं, उन चीजों को हम उनके नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने मशीनरी परचेज की। अब देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ, मशीनरी जो है वो आ गई यानी कि ऐड हो जाएगी, और कैश जो है वो चला गया तो डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा, मशीनरी क्या है, एसेट है, और कैश भी क्या है, एसेट है। तो एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। चलो अब इस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारी जो मशीनरी हमने परचेज की थी वो 20,000 रुपीज के लिए की थी, तो मैं यहां लिख देता हूं परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, मेरा कैश कितने का डिक्रीज हुआ है 20,000 रुपीज का, क्योंकि मैंने कैश देकर के ही तो मशीनरी परचेज की है, तो 20,000 मैंने डिडक्ट कर दिया। ठीक है, और एसेट की लिस्ट में एक नया एसेट इंक्रीज हो गया जिसका की नाम मशीनरी था, तो मशीनरी के कॉलम में मैंने 20,000 लिख दिया, यानी कि कैश कन्वर्टेड इनटू मशीनरी, सिंपल। और ना तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा और ना ही लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट पड़ा। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या हमने कुछ सही या गलत किया है। भाई सही की उम्मीद की जा सकती है इस प्लेटफॉर्म से, गलत की नहीं की जा सकती। ठीक है, तो चेक करते हैं। 52,500 था पहले टोटल कैश का, उसमें से अगर 20,000 हम डिडक्ट कर देते हैं तो आ जाता है 32,500, और हमारे स्टॉक पे तो कोई असर पड़ा ही नहीं, तो स्टॉक 18,000 का 18,000 बना रहेगा। और साथ ही एक मशीनरी हमारे पास में आ गई है जिसका की अमाउंट 20,000 है, तो 32,500 प्लस 18,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 70,500, विच इज इक्वल टू आवर कैपिटल, और लाइबिलिटीज तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो देखिएगा आपने देखा कि ये हमने जो क्वेश्चन किया इसके अंदर कितना आसान था ये इक्वेशंस को बनाना। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल्स तो आप लोगों को याद ही होंगे, सेम ही है। हर क्वेश्चन से पहले थोड़ी ना रूल बताऊंगा मैं, रूल्स तो सेम ही हैं कि सर अगर एसेट या लाइबिलिटी होंगी तो उनके इफेक्ट एसेट या लाइबिलिटी पे होंगे,
और अगर प्रॉफिट जनरेट होता है या फिर लॉसेस होते हैं या फिर इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? उसका इफेक्ट हमारी कैपिटल पे पड़ेगा। ठीक है, तो अगली इलिस्ट्रेशन जो है दैट इज इलिस्ट्रेशन नंबर 3, आपकी बुक का पेज नंबर 5.7। चलो मैं आप लोगों को जूम करके इस क्वेश्चन के दर्शन करा देता हूं। देखो बेटा, यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश 1,50,000, फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000, परचेज गुड्स फॉर महेश फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट 25,000, सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर कैश 14,000, जिसकी की कॉस्ट 10,000 थी। अब 10,000 वाली चीज अगर 14,000 में कोई बेच देगा तो दैट मीन्स हमने प्रॉफिट अर्न किया है 14,000 का। ओके, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, इससे हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी 20,000। और लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये एक नया पॉइंट है, ये मैं आप लोगों को क्वेश्चन के बीच में ही समझाऊंगा। पेड टू क्रेडिटर्स महेश इन फुल सेटलमेंट, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने इस तरीके का एक पॉइंट किया भी है। ठीक है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000। ठीक है, तो अगर 15,000 रुपए का माल हम 18,000 रुपए में बेच देते हैं तो हमें प्रॉफिट जनरेट होता है, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश, 5,000 रुपए हमें कैश में मिल गए और रिमेनिंग क्या थी? हमारी क्रेडिट सेल थी। चलिए इसका भी इफेक्ट देखेंगे। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट 10%, ये भी एक नया पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। हमारा क्वेश्चन हमारे सामने है और हम लोगों ने इस तरीके से क्या करना है, इस तरीके से अपने पास में एक फॉर्मेट बना लेना है। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, थोड़ा सा और जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ जी, चलिए सबसे पहला है राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। ठीक है, राकेश का बिजनेस शुरू हो गया। अब राकेश का जो बिजनेस स्टार्ट हुआ उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा होगा? उसका इफेक्ट पड़ा होगा उसकी कैपिटल के ऊपर, है ना, उसकी कैपिटल के ऊपर। चलो अब देखते हैं इनके इफेक्ट्स, साथ के साथ इफेक्ट भी देखते रहेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन को भी करते रहेंगे। तो पहला पॉइंट में क्या था? राकेश ने कमेंट्स किया बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो जब बिजनेस शुरू किया होगा उसने तो दो चीजों पे इफेक्ट आया होगा, एक तो कैपिटल पे और दूसरा कैश पे। कैश इंक्रीज हो गया होगा और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई होगी, ऐसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। और फिर लिखा है परचेज फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब दो चीजों के ऊपर इफेक्ट आया, हमने क्या किया, एक साइड तो फर्नीचर परचेज कर लिया और इससे हमारा कैश रिड्यूस हो गया। हमने कैश दे करके फर्नीचर परचेज कर लिया तो हमारा कैश क्या हो गया? रिड्यूस हो गया और फर्नीचर बढ़ गया। दोनों ही क्या है? हमारे एसेट्स हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो एसेट में माइनस हो जाएगा और एक तरफ एसेट में प्लस हो जाएगा। चलिए अब इन्हीं दोनों एंट्रीज को हम फटाफट से रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक, हम लिखते हैं सीरियल नंबर 1 सबसे ऊपर। ठीक, और क्या लिखूंगा मैं बताइए? इंट्रोड्यूस, मैं एडिशनल कैपिटल लिखने जा रहा था, इंट्रोड्यूस कैपिटल। ठीक है,
तो इससे क्या होगा, इससे मेरा कैश इंक्रीज हो जाएगा और साथ ही मेरी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो कितने का इंट्रोडक्शन किया इन्होंने कैपिटल में, एज अ कैपिटल इन्होंने कैश में 1,50,000 रुपीज डाल दिए। ओके, और इनकी कैपिटल भी 1,50,000 से बढ़ गई। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला था कि फर्नीचर परचेज कर लिया। फर्नीचर भी क्या अपने आप में एक एसेट है, तो ये मैंने दूसरी चीज फर्नीचर लिख दिया। अब सेकंड इफेक्ट किसके ऊपर आया, फर्नीचर के ऊपर। और फर्नीचर कितने का परचेज किया इन्होंने, फर्नीचर परचेज किया इन्होंने 20,000 रुपीज का। तो सेकंड टाइम में इन्होंने क्या किया, 20,000 का फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर बढ़ गया और 20,000 का कैश जो है वो डिक्रीज हो गया, है ना। अब इससे क्या हुआ जी, हमारी कैपिटल पे तो कोई इफेक्ट पड़ा ही नहीं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, हम सिंपली वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, अपनी इक्वेशन को चेक करते हैं कि इक्वेशन सही बनी है या नहीं बनी है, ठीक। तो ये देखो 1,50,000 माइनस 20,000 दैट इज 1,30,000 प्लस फर्नीचर बढ़ गया, तो एसेट्स का टोटल कितना है 1,50,000 और कैपिटल का टोटल कितना है 1,50,000, ठीक है। और लाइबिलिटीज में तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। आगे देखते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन महेश ऑन क्रेडिट। अब इन्होंने महेश से कुछ गुड्स परचेज कर ली। अब इसका इफेक्ट देखते हैं जी, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अब मोहन क्या है, हमारे क्रेडिटर्स हैं, जिनको हमें पैसा देना है, जिन्होंने मुझे माल उधार पे दिया है, मुझे मतलब बिजनेस को, ठीक है। तो देखो एक तो इफेक्ट पड़ा है किस पे, गुड्स पे, और एक इफेक्ट पड़ा है क्रेडिटर्स पे। क्रेडिटर्स क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, और गुड्स यानी कि स्टॉक क्या है, मेरा एसेट है, ठीक है। स्टॉक बढ़ जाएगा यानी कि एसेट बढ़ जाएंगे और लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी यानी कि क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे। उधार पे अगर हम सामान खरीदेंगे तो कर्जा हमारे सिर पे चढ़ जाता है ना, तो ऐड हो जाएगा क्रेडिटर्स में और ऐड हो जाएगा एसेट्स में, ठीक। चलिए इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, ठीक। हाँ जी, अच्छा ऊपर वाले की नरेशन लिखना भूल गए थे हम, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब थर्ड वाले की नरेशन क्या है, क्रेडिट परचेज, ठीक है। क्रेडिट पे हमने गुड्स परचेज किए, गुड्स क्या है हमारा एसेट, तो एक और चीज बना देता हूं क्या, स्टॉक। स्टॉक इंक्रीज हो गया मेरा कितने रुपए से, मेरी थर्ड थी 25,000 की, तो स्टॉक में मैं 25,000 इंक्रीज कर देता हूं और साथ ही इंक्रीज कर देता हूं लाइबिलिटीज में, किस नाम से, क्रेडिटर्स के नाम से, ठीक है जी। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स के नाम से मैं इंक्रीज कर देता हूं 25,000। इससे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही कोई कैश पे इफेक्ट पड़ा और ना ही फर्नीचर पे इफेक्ट पड़ा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे। हर एक पॉइंट के बाद में हमें इक्वेशन बनानी है। 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000, 1,50,000 और 25,000। अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा टोटल बिल्कुल इक्वल आता है, 1,75,000 इधर भी और 1,75,000 इधर भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। फोर्थ के अंदर क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश। हमने मोहन को कैश में कुछ चीजें बेच दी, ठीक है। तो
सेल्स टू मोहन फॉर कैश। अच्छा, सेल्स क्या है? हमारी इनकम है, ठीक है, हमारा कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरी चीज क्या है? कैश। कैश हमारा एसेट है, यानी कि एसेट के ऊपर भी कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। और मोहन को हमने बेची है, लेकिन यहां पे मोहन का कोई रेलेवेंस है क्या? लिखा हुआ है कि हमने उसको कैश में बेचा है, तो अब मोहन के नाम का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अगर ये क्रेडिटर होता तो हम उससे बात करते, तब हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते, लेकिन हमें तो रिकॉर्ड मेंटेन करना है किसका? कैश का। कैश से हमारे एसेट बढ़ गई। अच्छा, अब इसका ना इफेक्ट देखते हैं बच्चों। यहां लिखा हुआ है कि हमारे पास में, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है। हमारे पास में क्या थी? स्टॉक था। स्टॉक हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और कितने हजार का स्टॉक डिक्रीज हो गया? 10,000 का। गुड्स का दाम कितना था? गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट 10,000 थी, और हमने इसको बेच दिया, तो हमारा कैश इंक्रीज हो गया। और कैश कितने से इंक्रीज हुआ? 14,000 रुपीज से, यानी कि 14,000 रुपए हमारे कैश में आ गए। अच्छा, तो देख सकता हूं मैं कि अगर 10,000 का सामान 14,000 रुपए में बेच दूं तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? तो मुझे जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ करीब 4,000 रुपए का। ये दोनों क्या हैं? एसेट हैं। इनका इफेक्ट इस तरीके से, एक में प्लस और एक में माइनस हो जाएगा। और प्रॉफिट किस पे इफेक्ट करेगा? कैपिटल पे। ठीक है, बात समझ में आई मेरी? चलो, अब इस चीज को रिकॉर्ड कर देते हैं। किस नाम से? कैश सेल्स। और यहां मोहन लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने कोई क्रेडिट पे सेल थोड़ी ना की है। अच्छा, तो अब मेरा, मैं देख सकता हूं कैश बढ़ जाएगा कितने से? 14,000 रुपीज से। और मेरा स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा कितने से? 10,000 रुपीज से। ठीक है, और फर्नीचर के ऊपर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, वहीं मेरी कैपिटल 4,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मुझे अभी अभी प्रॉफिट्स हुए हैं, और क्रेडिटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, अब टोटल कर लेते हैं। तो टोटल जो है 1,30,000 प्लस 14,000, 1,44,000, और प्लस 20,000, और प्लस 15,000 हो गया ये। ठीक है, और इधर कैपिटल 1,54,000, और लाइबिलिटी तो एज इट इज है 1,54,000 प्लस 25,000, 1,79,000। और अगर हम उसमें से माइनस कर देते हैं 15,000, माइनस कर देते हैं 20,000, और माइनस कर देते हैं 1,44,000, और आ जाता है अगर जीरो, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है, यानी कि ये दोनों साइड एकदम इक्वल है। चलिए आगे चलते हैं। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिल्कुल फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करना ही है। तो इससे क्या हो जाएगा? एडिशनल कैपिटल, ठीक है, एडिशनल कैपिटल से मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल कितने की थी? ये थी 20,000 की, तो मैंने 20,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, और इससे मेरा कैश भी बढ़ गया। ठीक, और बस, और तो किसी चीज पे कुछ इफेक्ट पड़ा ही नहीं। तो बस अब हम एक लाइन लगाएंगे फटाफट से और टोटल कर देंगे। ये हो गया 1,64,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, और ये हो गया 1,74,000 और प्लस 25,000। अच्छा,
एडिशनल कैपिटल के बाद में हमारे को दिया हुआ है बेटा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब ये कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस हमें सीखना है, ये 6th पॉइंट है। देखो बच्चों, हमने अगर किसी से एडवांस में कोई चीज रिसीव कर ली, सोच करके देखो, मैंने आपसे एडवांस में फी रिसीव कर ली, ठीक है, और अब क्या होगा, मुझे आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक लाइबिलिटी है, यानी कि ऑब्लिगेशन है। फ्यूचर में मुझे आपको सर्व करना पड़ेगा, सर्विसेज देनी पड़ेगी। अगर आप मुझे कुछ फीस देंगे तो मुझे आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, और आपने एडवांस में फीस दे करके आपने तो मुक्ति पा ली अपने काम से, और मेरा काम बढ़ गया। यानी कि अब क्या हुआ, मैंने तो आपको पढ़ाने का पूरी तरीके से जो मन बना रखा था उसके अंदर अब मुझे आप लोगों को पढ़ाना ही पड़ेगा, यानी कि मेरे ऊपर आप लोगों की ऑब्लिगेशन आ गई है। तो इसको मैं क्या कहता हूं, लाइबिलिटी कहता हूं। तो लाइबिलिटी, जब हम किसी एडवांस में पैसा ले लेते हैं ना, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इस सोच को ना इस तरीके से बनाओ, ठीक है, अपनी सोच को इस तरीके से बनाओ। ये अकाउंट्स है बेटा, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो इसका इफेक्ट हमें देखना ही पड़ेगा। जब हम किसी से कुछ एडवांस अमाउंट रिसीव कर लेते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, और कैश भी बढ़ जाता है अगर हम कैश में ले लें तो, ठीक है। तो यहां पे यही हुआ, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन इन एडवांस। तो बच्चे एडवांस क्या है, लायबिलिटी है, और लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, और कमीशन कैश में आया है, और कैश क्या है, एसेट है, और एसेट भी बढ़ गया। तो एक तरफ से एसेट और एक तरफ से लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए इस चीज को लिखते हैं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। और मैंने कैश के अंदर बढ़ा दिए कितने, मेरे पास में ये अमाउंट जो दिया हुआ है वो है 2000 रुपीज, तो मैंने कैश में 2000 बढ़ा दिए, और लायबिलिटी में एक नए तरीके की लायबिलिटी मैंने लिख दी, और उसका क्या नाम है, एडवांस कमीशन, ठीक है। और ये लायबिलिटी कितने की थी, 2000 रुपीज की, ठीक, ओके। अब मैं इसको एक लाइन लगा करके बंद कर देने वाला हूं। बेटा ये चैप्टर इतना आसान है, बस थोड़ा सा हमें फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा 1,66,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, और वहीं पे कैपिटल के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो 1,74,000। क्रेडिटर्स एज इट इज बने हुए 25,000 के, और प्लस एडवांस आ गया आज हमारे पास कितने का, 2,000 रुपीज का, ठीक, ओके, इस तरीके से। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या चीजें हैं हमारे पास में, और भी कुछ आइटम दी हुई हैं, ठीक है। लिखा हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स महेश इन फुल सेटलमेंट, महेश को हमने फुल सेटलमेंट में पे किया। अब ऐसा ही एक पॉइंट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी किया था, तो बच्चों हमने ऐसा ही एक पॉइंट थोड़ी देर पहले भी किया था। ये था हमारे पास में क्या, 7th। दोबारा से एक बारी बता दूं आप लोगों को, देखो ध्यान से, 7th पॉइंट हमने क्या किया, पेमेंट कर दी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अच्छा क्रेडिटर्स थे कितने के, सर क्रेडिटर्स जो थे ना, वो हमारे महेश जी से जो हमने खरीदा था, गुड्स परचेज की थी कितने की, 25,000 की, तो क्रेडिटर थे 25,000 के, और हमने कैश कितना पे कर दिया उनको, सर हमने जो कैश पे किया है उनको वो किया है 22,500,
और दूसरा कैश भी, आगे हमें कोई कैश पे नहीं करना क्योंकि लिखा हुआ फुल सेटलमेंट में। तो 25,000 में से 22,500 अगर मैं डिडक्ट कर देता हूं तो इसका मतलब मैंने 2,500 रुपए बचा लिए हैं, और 2,500 रुपए की मैंने जो बचत की है इसको मैं अपनी इनकम बोलता हूं। बस अब हो गया मेरा काम पूरा। देखो क्रेडिटर्स क्या है, मेरी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को अगर पे ऑफ कर दिया, कर्जा वापस चुका दिया, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। कैश को अगर पे कर दिया तो कैश क्या है, मेरे एसेट है, एसेट भी डिक्रीज हो जाएंगे, और इनकम जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो इफेक्ट कहां आएगा, कैपिटल में, कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, चलो इस चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं। यह है हमारा सेवंथ पॉइंट, ठीक है। और हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। चलो फटाफट से बताओ, अभी जो मैंने बताया था कि हमने जब क्रेडिटर को पे किया है, पे कितना किया है, 22,500, ठीक है, 5,000 लिख गया मैं, 500 है बेटा ये, ठीक है। 22,500 मैंने पे ऑफ किया था, तो ये कम हो जाएगा मेरा कैश का बैलेंस, और मेरे क्रेडिटर कम हो जाएंगे कितने से, पूरे के पूरे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। 25,000 के थे 25,000, क्यों, क्योंकि जी फुल सेटलमेंट लिखा हुआ था ना, ठीक है जी। और मेरे को प्रॉफिट जनरेट हो गया कितने का, 2500 का, पैसे बच गए मेरे, तो कैपिटल पे इफेक्ट आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक लाइन लगा दूंगा और चेक करूंगा कि मेरे पास में क्या बैलेंस आता है, ठीक है। तो 1,66,000 में से अगर मैं माइनस कर देता हूं 22,500, तो ये बैलेंस आ जाता है 1,43,500, प्लस फर्नीचर पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, 20,000 एज इट इज, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 15,000 एज इट इज, ठीक है। और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ा है 1,74,000 में हम अगर ऐड कर देते हैं 2,500, तो ये आ जाता है 1,76,500, ठीक है। और हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो बिल्कुल डिक्रीज हो गई, यानी कि निल। और हमने जो एडवांस कमीशन लिया हुआ था वो तो 2,000 का 2,000 ही रहेगा, ठीक है जी। अच्छा देखो बच्चों, 8th एंट्री में क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000 आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। अच्छा जी, यानी कि हमने 15,000 का माल 18,000 रुपए में बेच दिया। स्टॉक कितने का था, 15,000 का, और हमने सेल कितने में कर दिया, 18,000 रुपीज में सेल कर दिया, ठीक है जी, सेल कर दिया। अब एक बात बताओ, मोटा मोटा मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 3,000 रुपीज। आगे लिखा हुआ है कि 15,000 रुपए का माल जो हमने 18,000 रुपए में बेच दिया था, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। अब ये जो सेल है ना 18,000 की, इसमें से 5,000 तो हमने कैश सेल्स की है, यानी कि हमारा कैश बढ़ गया होगा, और रिमेनिंग हमने क्रेडिट सेल की है, यानी कि उधार बेचा है। क्रेडिट सेल, उधार, उधार कितने का हो गया, 13,000 का, ठीक है। तो अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, हमारा कैश बढ़ जाएगा, कितने से, 5,000 रुपीज से। हमारे डेटर्स, उधार पे जिसको सेल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेटर्स। हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे 13,000 से, हमारा स्टॉक कम हो जाएगा 15,000 से, है ना, और हमारे पास में प्रॉफिट यानी कि
प्रॉफिट हमारा कितना हुआ है? 3000 रुपीज का हुआ। कैश क्या है हमारा? एसेट। डेटर्स कौन होते हैं हमारे? एसेट्स। क्यों? क्योंकि वो हमारे को फ्यूचर में कैश देंगे, फ्यूचर में बेनिफिट देंगे। स्टॉक हमारे क्या होते हैं? एसेट्स। और प्रॉफिट कहां इफेक्ट करता है? कैपिटल पे। बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार फिर से देख लो। स्टॉक 15,000 का हमने 18,000 में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने का? 3,000 का। यानी कि ये प्रॉफिट हमारी कैपिटल में ऐड होने वाला है। अब इस 18,000 की बाइफर्केशन, 18 में से 5,000 तो हमने कैश में बेचा, यानी कि कैश बढ़ गया होगा, और रिमेनिंग हमने उधार पे बेचा है, यानी कि हमारे डेटर्स बढ़ गए होंगे। ठीक है जी, तो ये इसका इफेक्ट है। चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम कैश को बढ़ा देंगे कितने से? 5,000 रुपीज से। 5,000 से कैश बढ़ा दो। फर्नीचर को कुछ नहीं बढ़ाना, फर्नीचर के अंदर कुछ नहीं बढ़ाना। स्टॉक के अंदर डिक्रीज कर देना है। कितना? 15,000 का स्टॉक डिक्रीज कर दो। और साथ में एक चीज और पिक्चर में आ गई अब की बार हमारे पास में, डेटर्स। डेटर्स कितने के आ गए हमारे पास में? डेटर्स आ गए बेटा 13,000 रुपीज के। ठीक है, और साथ ही मेरी कैपिटल के अंदर इजाफा हो गया कितने का? 3,000 रुपीज का। ओके, अब मैं इसके बैलेंसेस कर दूंगा। 1,43,500 प्लस 5,000, 1,48,500 प्लस 20,000 का फर्नीचर, और स्टॉक तो नील हो गया हमारा, है ना। और डेटर एग्जिस्टेंस में आ गए 13,000 रुपीज से, जबकि मेरी कैपिटल 1,79,500 हो गई। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ठीक है जी, और साथ ही एडवांस कमीशन मेरी 2,000 की 2,000 ही बनी रही। तो 1,79,500 प्लस 2,000 ये बनता है 1,81,500, और एसेट्स का टोटल भी इतना ही है। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही है। हम इसको लिख देते हैं क्या? सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, अच्छा जी, ये तो था हमारा 8th पॉइंट। अब है हमारा क्या? 9th पॉइंट। 9th पॉइंट बहुत ही आसान है बच्चों। देखो 9th पॉइंट पे लिखा हुआ है कि डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। हमने फर्नीचर परचेज किया था ना 20,000 का, तो फर्नीचर के ऊपर अगर हम डेप्रीसिएशन लगा देते हैं, इसका मतलब डेप्रीसिएशन का क्या मतलब बताया था मैंने आप लोगों को? फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट की वैल्यू टाइम टू टाइम, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं ना। अब जैसे ये मेरा कैलकुलेटर है, ये मेरा कैलकुलेटर है, इसको मैं रोज यूज करता हूं, तो ये एक टाइम बाद खराब हो जाएगा, तो दैट इज इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग रहा है। दैट मींस इसके ऊपर डेप्रीसिएशन लग रहा है, धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती जा रही। ठीक है, यूज से, वेयर एंड टेयर से, बहुत सी चीजों से होती है। अच्छा खैर, हमारा फर्नीचर कितने का था? हमारा जो बच्चों फर्नीचर था वो था 20,000 रुपीज का, और इसकी वैल्यू जो थी ना वो डाउन हो गई। फर्नीचर की वैल्यू कितने से डाउन हो गई? 10% से। 20,000 का 10% 2,000 से डिक्रीज हो गई, यानी कि वैल्यू आज कितनी रह गई? 18,000। कोई बात नहीं, इस 18,000 का तो हमने कुछ नहीं करना। डेप्रीसिएशन जो है उसके दो इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? एक तो ये हमारा लॉस हो जाता है। भाई अगर हम डेप्रीसिएशन लगा रहे हैं फिक्स्ड एसेट के ऊपर, तो एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाए तो फिर ये लॉस नहीं हो जाता? हाँ सर, ये एक लॉस हो जाता है। और दूसरा इफेक्ट किसके ऊपर होता है? फर्नीचर के ऊपर। यानी कि लॉस किस पे होता है? फर्नीचर पे। फर्नीचर क्या है हमारा? एसेट है, यानी कि एसेट डिक्रीज हो जाएगा कितने से? 2,000 रुपीज से। एसेट डिक्रीज हो जाएगा 2,000 रुपीज से, और लॉस होने की वजह से हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी कितने से? 2,000 रुपीज। ठीक है,
चलो अब इस चीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। तो अब फर्नीचर में 2000 लेस कर दो और कैपिटल में भी 2000 लेस कर दो। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लाइन लगा देते हैं। अब हम टोटल करते हैं इसका। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 1,48,500 ही बना रहेगा, जबकि फर्नीचर की वैल्यू अब घट करके 18,000 हो जाएगी। स्टॉक एज इट इज बना रहेगा और डेटर्स भी एज इट इज बने रहेंगे। कैपिटल घट करके कितनी हो जाएगी, 1,77,500। और क्रेडिटर तो हमारे कब के खत्म हो चुके हैं, एडवांस कमीशन एज इट इज बनी हुई है। तो हम चेक करते हैं 1,48,500 प्लस 18,000 प्लस 13,000, ये आ जाता है 1,79,500। और दूसरी तरफ का 1,77,500 प्लस 2,000, ये भी इतना ही आता है। तो इसका मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो फाइनल इक्वेशन बिल्कुल न्यू इक्वेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की क्लास, जिसके अंदर की हमने सीखा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को किस तरीके से बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर भी इसी चैप्टर को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए आप लोगों को कुछ और इंटरेस्टिंग इक्वेशन सिखाऊंगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।